नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले व्याख्यानों में मैकियावेली के विचारों के बारे में अध्ययन किया। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा बिंदु है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु किन कारणों से माने जाते हैं। यानी मैकियावेली को अपने युग का शिशु उन किन बिंदुओं के आधार पर कहा जाता है, उनका हम यहाँ विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैकियावेली का जन्म इटली में फ्लोरेंस नामक नगर में हुआ। वो मैकियावेली अपने आप में एक प्रतिभावान, अद्भुत, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने तत्कालीन समय में जो स्थितियाँ देखी वो बड़ी ही भयावह थी एवं अवस्था को देखते हुए, अर्थात उस समय को उन्होंने अच्छी तरह देखा। बाल्यकाल में जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ उस बच्चे की मानसिकता या उसके प्रभाव से वह भी कहीं न कहीं अछूता नहीं रहता है। तो वह आगे चल कर के उसके शिशु के प्रभुत्व को या उसके शिशु होने के समय को इस तरह व्याख्या करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिसमें कहा गया है कि डनिंग ने स्पष्ट रूप से लिखा है, प्रतिभावान फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली पूरे अर्थों में अपने युग का शिशु था। डनिंग की है परिभाषा। इसके साथ ही समर्थन करते हुए प्रसिद्ध विद्वान सेवाइन व W.T. जोन्स ने भी लिखा है, और वह इस तरह है कि मैकियावेली इस क्षेत्र व समय दोनों की दृष्टि से संकीर्णताओं से इन विद्वानों ने मैकियावेली के बारे में जो सब कुछ कहा है, इसका कारण यह है कि विचारक ने अपने युग की समस्याओं के समाधान हेतु उपाय सुझाए। उसने अपने सभी ग्रंथों की समकालीन इटालियन समाज की परिस्थितियों के आधार पर व्याख्या की। उसने इन परिस्थितियों का अध्ययन व्यक्तिगत रूप से किया और उनके दोषों के निवारण हेतु सुझाव दिए। इन कारणों से वह अपने युग के शिशु माने जाते हैं। मैकियावेली पर जिन परिस्थितियों, राजनीतिक, बौद्धिक का प्रभाव पड़ा और जिन कारणों से वे अपने युग के शिशु कहलाए, उन तथ्य बिंदुओं का हम इस तरह से विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, मैकियावेली के समय में इटली में जागरण हुआ, पुनर्जागरण हुआ, रेनेसा हुआ, जिसके अंतर्गत मैकियावेली के समय में पुनर्जागरण आंदोलन का प्रभाव चल रहा। यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसका प्रभाव इटली में प्रारंभिक दृष्टि से 15वीं शताब्दी में दिखाई दिया। यह अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। पुनर्जागरण ने मध्य युग की विचारधाराओं में संशोधन किया। मध्य युग में मनुष्य का महत्व केवल धार्मिक आधार पर था। धर्म ही व्यक्ति के भाग्य का निश्चय करता था। पुनर्जागरण ने मध्ययुग की विचारधारा का सुधारात्मक दृष्टि से तब्दील करते हुए, और मैकियावेली ने कहा कि मोक्ष धर्म से प्रभाव या धर्म से प्राप्त नहीं होता, बल्कि अच्छे काम से होता है। पुनर्जागरण के विचारों से प्रभावित होकर मैकियावेली ने धर्म सत्ता को राज सत्ता से भिन्न स्थान या स्तर प्रदान करने का कार्य किया। यानी धर्म सत्ता से राजनीतिक सत्ता का अलग करने का जो औचित्य था, उसके आधार पर जो पुनर्जागरण की जो आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हुई, ये सब इनके विचारों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर दूसरा बिंदु है निरंकुशतावाद का प्रभाव। अपनी पुस्तक प्रिंस में मैकियावेली सफल प्रशासन की कला के बारे में बताते हैं।
वे राजा को निरंकुश, अत्याचारी, घमंडी, छली, कपटी आदि बनने की सलाह देते हैं। उसके ये विचार अपने युग से प्रभावित हैं। उसने यह अनुभव किया कि इटली के पड़ोसी देशों में इंग्लैंड, फ्रांस में निरंकुश राजा होने के कारण उनका दुनिया में नाम है। अतः मैकियावेली ने यह चाल चली और इस तरह का अपना विचार प्रकट किया कि राजा शक्तिशाली होना चाहिए। इसके लिए अनैतिक साधनों की किसी भी अवस्था में भले ही क्यों न जाना पड़े। यानी मैकियावेली ने अपने विचारों में वो जो एक किसी भी सीमा तक पहुंचने की प्रक्रिया को अपनाने का अपना इस तरह का विचार प्रस्तुत किया कि जो पड़ोसी देश हैं उनमें जो व्यवस्था चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए इटली को भी इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि उसका भी नाम अपने आप में दुनिया के परिदृश्य में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। फिर है इटली के राजनीतिक जीवन का प्रभाव। इटली का महत्वपूर्ण प्रदेश छोटी छोटी रियासतों और राज्यों में बटा हुआ था। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन राज्यों का कुछ एकीकरण हुआ। फिर भी इटली में 5 राज्य स्थापित हुए। फलस्वरूप इटली कमज़ोर हो गया। वह आसानी से शक्तिशाली जो देश हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं का शिकार बनता गया। मैकियावेली पर इस बात का अधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने यह समझ लिया कि इटली में सुदृढ़ केंद्रीय सरकार की स्थापना नहीं होगी तो फ्रांस और स्पेन इसे हड़प लेंगे। अतः मैकियावेली ने चाहा कि इटली को एकता के सूत्र में बांध करके और नए सिरे से बनाया जाए ताकि विदेशी आक्रमण से रक्षा की जा सके। यानी फ्रांस और स्पेन इसको कहीं हड़प न लें, क्योंकि उस समय की स्थिति में इटली का जो दायरा था वह बड़ा ही भयावह एवं नाजुक स्थिति से गुजर रहा था। तो यहाँ एक दूरदर्शी सोच को हम मैकियावेली के विचारों में देख सकते हैं कि किस तरह से मैकियावेली ने इटली को एक सही रास्ते पर लाने के लिए अथक प्रयास किए। फिर है इटली के समाज में ईर्ष्या का प्रभाव। मैकियावेली ने यह स्पष्ट किया कि इटली की जो सामाजिक दृष्टि थी उसमें परस्पर द्वेष, विद्वेष एवं वैमनस्य का भाव था। परस्पर ईर्ष्या थी, दुर्भावना थी। इस सब को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा और उस समय में इटली के समाज में जो नीतिपरायणता, ईमानदारी, देशभक्ति का पूरी तरह से उन्मूलन हो चुका था। सारी जो स्थितियां थीं वह विपरीत हो गई थीं। प्रतिभाशाली व्यक्तियों की भले ही वहाँ कोई कमी नहीं थी, किंतु नैतिक दृष्टि से उनका पतन हो गया था। साधारण नागरिक पैसा लेकर अनुचित से अनुचित कार्य करने को तैयार रहते थे। मैकियावेली ने देखा कि इस सब का कारण धर्म है, तो उसने धर्म को अलग करने की बात इसी आधार पर अपने विचारों में समाहित की, एक सैद्धांतिक दृष्टि से, और उसे साबित करके भी मैकियावेली के द्वारा बताया गया। यानी ये जो विचार है यह अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण विचार है कि नीतिपरायणता, ईमानदारी, देशभक्ति का अभाव रहने के कारण नागरिकों में अनुचित से अनुचित कार्य करने की जो भावना थी वह किसी भी माध्यम से की जाए। तो इस स्थिति को उन्होंने देखा और वहाँ इन सब का जो मूल कारण था वह मैकियावेली ने धर्म में ही समाहित माना कि धर्म के माध्यम से ही ये इन कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और यह कार्य इस तरह से राष्ट्र को या इटली को बढ़ाने में अवरुद्ध या आघात पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव, जो बिंदु यह स्पष्ट करता है कि मैकियावेली के समय में सभी देश राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण की ओर अग्रसर थे। मैकियावेली ने भी इस राष्ट्रीयता की भावना के प्रभाव में आकर निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। सेवाइन इस परिप्रेक्ष्य में अपने शब्दों में ठीक तरह से लिखते हैं
कि मैकियावेली में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह इटली का एकीकरण करना चाहते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि डनिंग ने अपने विचारों में सत्य एवं स्पष्ट ही कहा है कि वह प्रतिभाशाली फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली अपने पूरे पूरे अर्थों में अपने युग का शिशु था। देखिए, यहाँ यह सिद्ध करने का मूल जो तथ्यात्मक कारण है वह यह है कि मैकियावेली ने जो तत्कालीन स्थितियों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया और उसका फिर कारण देख के उनके समाधान की ओर उन्होंने अपने विचारों को प्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित किया और इटली के उद्धार के लिए, इटली के कल्याण के लिए, इटली को कहीं अन्य राष्ट्रों के द्वारा दबाव में न लिया जाए, उन पर आधिपत्य न जमाया जा सके, इस दूरदर्शी सोच के आधार पर मैकियावेली ने अपने विचार को और स्पष्ट रूप से मुखरित किया और बताया कि धर्म के द्वारा ही ये सारी समस्याएं, नैतिकता के द्वारा ही सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो इनको दूर करके हम अपने निश्चित गंतव्य की ओर जाने के लिए बिना किसी बाधा के, किसी भी माध्यम से उस निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए या अपने इटली के विकास के लिए जाने के लिए हमेशा तैयार रहना हमारा परम एवं श्रेयस्कर कार्य माना। इस तरह से इटली के जो विचारक मैकियावेली द्वारा जो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, तो डनिंग ने भी उनके इन विचारों से प्रभावित होकर के और स्पष्ट रूप से कहा कि वे वास्तव में अपने युग के शिशु थे। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इटली की जो वर्तमान स्थिति उस समय की थी, तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए मैकियावेली को ऐसा आभास हुआ कि हमें किस तरह अपनी दूरदर्शी सोच से इसको अन्य राष्ट्रों के बराबरी में ले जाना है। तो उनकी प्रख्यात कृति जो द प्रिंस, जिसको राजकुमार के नाम से भी जानते हैं, उसको उन्होंने अच्छी तरह से समाज के जनता के सामने प्रस्तुत किया, उनके विचारों से प्रभावित हुए और वे अपने आप को आगे बढ़ाने में तैयार रहे। तो ये इस तरह से इनके विचारों को हम इस तरह स्पष्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।